हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इससे पहले हमने इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तक पूरा कर लिया था और अब हमें इसका ई पार्ट यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट द चेंजेस विच अकर इन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी वक्त मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले मेल्स में देखते हैं, फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, चेस्ट एंड प्यूबिक एरिया। मतलब जो बालों का उगना है वो फेस पे, चेस्ट पे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे स्टार्ट हो जाता है। प्यूबिक एरिया होता है आपके पेट के नीचे वाला एरिया, स्टमक के नीचे वाला। तो ये जितने भी एरियाज होते हैं यहाँ पे हेयर की ग्रोथ हमें दिखती है। इसके अलावा चेस्ट और शोल्डर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जो बिल्ट होती है बॉयज़ की वो थोड़ी मस्कुलर हो जाती है। जो टेस्टिस हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और सेमेन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मेल्स में ये 3 चेंजेस होते हैं मेजर। और फीमेल्स में क्या होता है, बॉडी हेयर्स बिकम प्रोमिनेंट, मतलब कंपेरेटिवली लेस, लेकिन फीमेल्स की भी बॉडी हेयर आ जाते हैं, ठीक है। जो ब्रेस्ट साइज़ होता है वो जो चेस्ट का साइज़ होता है मतलब वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। और जो फीमेल ग्लैंड्स होते हैं, ओवरीज होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं और ओवा मतलब एग रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा बाकी भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब इतने इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतने डिटेल में उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वो होते हैं चेंज इन हाइट, जो दोनों में कॉमन, मतलब ये कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में। हाइट में चेंज आता है, हार्ट और लंग्स के साइज़ में चेंज आता है, बॉडी शेप में चेंज आ जाता है, ठीक है। मेल्स की बॉडी अलग होती है, फीमेल्स की थोड़ी अलग होती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और वॉइस में भी चेंज आता है। इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में दे रखी है, अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन जाननी है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, पैसेज दे रखा था एक, मैंने उसको थोड़ा ब्रीफ करके लिख दिया है कि एक गर्ल ऑब्जर्व करती है कि उसके गले में स्वेलिंग आ रही है, तो डॉक्टर बताता है इस वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब वो जो डिजीज़ उसे हुई है वो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है। एक बॉय भी जाता है, उसकी गर्दन में कोई प्रोट्रूशन होता है, प्रोट्रूशन मतलब कुछ बाहर सा निकलता है उसकी गर्दन से, तो डॉक्टर कहता है इसमें कुछ वरी करने वाली बात नहीं है, ये कॉमन चीज़ है। तो इसमें हमें बताना है आइडेंटिफाई द डिजीज़ द गर्ल वॉज सफरिंग फ्रॉम अलॉन्ग विद इट्स कॉज, कि पहले तो गर्ल किससे सफ़र कर रही थी, उसका कॉज क्या था। और सेकंड चीज़ कि डॉक्टर ने लड़के को कोई मेडिसिन या कोई मेडिकेशन क्यों नहीं दी। तो फर्स्ट पार्ट है, द गर्ल वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ नोन एज गोइटर। जो गर्ल है वो गोइटर से सफ़र कर रही थी, क्योंकि गोइटर में होता है कि जो नेक है वो स्वेल हो जाती है, ठीक है। और ये डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन की कमी होती है, इसी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और मतलब वही गोइटर हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है नेक में। तो गर्ल जो है वो स्वेलिंग से सफ़र कर रही थी, गोइटर से सफ़र कर रही थी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब बॉय को कोई मेडिकेशन क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि जो प्रोट्रूशन बॉय में था, मतलब जो नेक से उसकी चीज़ बाहर आ रही थी, वो कोई डिजीज़ नहीं थी, ठीक है। वो क्या था, वो उसका वॉइस बॉक्स था या उसका लैरिंग्स था, जो प्यूबर्टी के वक्त ग्रो हो गया था और उसकी नेक से बाहर की तरफ शो हो रहा था। लैरिंग्स जब बड़ा हो जाता है तो वो प्यूबर्टी के बाद क्या करता है, इट प्रोट्रूड्स आउट इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट, वो थ्रोट के बाहर आने मतलब थोड़ा सा बाहर आ जाता है। और ये एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब एक बेसिकली फिनोमिना आप इसे कह सकते हो कि भाई जो भी प्यूबर्टी में एंटर करता है उसमें होता है ज़्यादातर। तो इसमें कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं थी, कोई डिजीज़ नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड गेट्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में किसी बच्चे के पैदा होने से पहले हम पता लगा सकते हैं कि वो मेल होगा, बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगा। तो वो कैसे होता है, तो देखो ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से जो लास्ट पेयर होता है, देखो 22 पेयर्स तो सेम होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। जो लास्ट पेयर होता है वो XX होता है फीमेल्स में और XY होता है मेल्स में, ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लास्ट पेयर XX फीमेल्स में और XY मेल्स में। तो अगर कोई एग 20 मतलब सॉरी चलो इससे पहले कि जो एग है उसमें तो हमेशा 22 + X क्रोमोसोम्स होंगे, जबकि जो स्पर्म है उसमें 22 + Y भी हो सकते हैं या 22 + X भी हो सकते हैं। टोटल 23 हो रहे हैं ना, 22 तो हैं सारे कॉमन, फिर जो आखिरी वाला है वो X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है मेल्स में, और फीमेल्स में हमेशा X रहेगा। अब अगर वो जो एग है वो फर्टिलाइज हो रहा है 22 + Y वाले क्रोमोसोम से, 22 + Y वाला मतलब 22 + Y वाले स्पर्म से अगर मैं बात करूँ, इसे आप स्पर्म लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 22 + Y वाले स्पर्म से अगर ये फर्टिलाइज़ हो रहा है एग तो बॉय चाइल्ड होगा, जबकि अगर 22 + X वाले स्पर्म से फर्टिलाइज़ हो रहा है तो गर्ल चाइल्ड होगी।
रीज़न क्योंकि फीमेल्स में तो एक्स ही है। अब फादर की तरफ से वाई आ रहा है तो एक्स वाई अगेन बॉय बना देगा, और अगर फादर या मेल पेरेंट की तरफ से एक्स आ रहा है तो एक्स एक्स गर्ल बना देगा। हेंस इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो चाइल्ड आ रहा है वो बॉय होगा या गर्ल, बट दिस प्रैक्टिस इज़ यूजली इलीगल। ठीक है, इंडिया में तो इलीगल है, बाहर के देशों में भी ऐसे प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ बैंड। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एनलिस्ट द इवेंट्स दैट रेगुलरली अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी अंटिल मेनोपॉज। मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और मेनोपॉज तक। प्यूबर्टी के स्टार्ट होने से मेनोपॉज तक लेकर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है, प्यूबर्टी पे ओवरीज जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और वो मैच्योर एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। जब ये मैच्योर एग ओविडक्ट में जाता है तो वहाँ पे या तो ये फर्टिलाइज़ होगा या फिर ये फर्टिलाइज़ नहीं होगा। तो अगर फर्टिलाइज़ हो जाता है तो वो डिवाइड करता रहता है, एम्ब्रियो बना लेता है, और ये एम्ब्रियो एम्बेड हो जाता है जाके यूट्रस की थिक लाइनिंग में जो ब्लड वेसल से बनी होती है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज़ नहीं होता तो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और जो लाइनिंग होती है ना ब्लड वेसल्स की वो भी शेड ऑफ हो जाती है, मतलब वो लाइनिंग भी टूट जाती है। इसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो इज टर्म्ड एज मेंस्ट्रुएशन। इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, और यही चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब कोई फीमेल प्यूबर्टी मतलब ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी फॉर अ फीमेल अंटिल हर मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड गुड पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो क्या इंपॉर्टेंस होती है एक्सरसाइज की और गुड पर्सनल हाइजीन की एडोलसेंस के लिए, मतलब एडोलसेंस वाले टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल हाइजीन। अब पर्सनल हाइजीन क्या है, इट इंक्लूड्स द वेरियस प्रैक्टिसेस दैट हेल्प पीपल टू स्टे हेल्दी। मतलब ये वो सारी प्रैक्टिसेस को जोड़ता है, वो सारी प्रैक्टिसेस इसके अंदर आ जाती हैं जो किसी भी पर्सन को या किसी भी इंडिविजुअल को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। ज़्यादातर जो हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं एडोलसेंट्स में वो होती हैं ड्यू टू देयर पुअर हाइजीन। वो अपने आप को ढंग से साफ़ नहीं रखते, ठीक है, अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते, अपने सराउंडिंग्स मेंटेन नहीं करते, जिनकी वजह से उनमें ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादातर अलग अलग जो हैबिट्स उन्हें मेंटेन करनी चाहिए वो क्या हैं, जैसे वो हर दिन नहाएं, बेदिंग डेली, यूज़ ऑफ प्रॉपर सोप, एक प्रॉपर सोप का इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं है कि कपड़े धोने के साबुन से नहा लिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन मतलब दांतों वगैरह की सफाई ढंग से होनी चाहिए, आँखों कानों को हमेशा धोना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, और प्रॉपर ग्रूमिंग। ये नहीं है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, बड़े बड़े बाल रख लिए, ठीक है, प्रॉपर एकदम ग्रूमिंग होनी चाहिए। ये सब वो प्रैक्टिसेस हैं, पर्सनल हाइजीन है जो आपको फिट रखने में मदद करता है, ठीक है। ये सारी वो हैबिट्स हैं जो एडोलसेंट को मस्ट फॉलो करनी चाहिए। सेकेंड चीज़ है फिज़िकल एक्सरसाइज। तो एडोलसेंट्स के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज इज़ अ डेली रिक्वायरमेंट। बेसिकली तो एडोलसेंट्स के लिए नहीं, अगर आप थोड़े बड़े भी हो, एडोलसेंट की एज को पार कर चुके हो, तो भी फ़िज़िकल एक्सरसाइज तो सबके लिए, मतलब देखो फ़िज़िकल एक्सरसाइज तो सबके लिए नेसेसरी होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली ये पॉइंट इसलिए दिया गया है क्योंकि एडोलसेंट्स के लिए ये एक डेली रिक्वायरमेंट बन जाता है, मतलब इट इज़ अ नेसेसरी फॉर देम, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में सेवरल चेंजेस आ रहे हैं स्टेज पे, तो इसके लिए उन्हें फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते रहना होगा ताकि उनमें एनर्जी बनी रहे इन सब चेंजेस को सहन करने की। दीज एक्सरसाइजेज एंड वर्कआउट, ये जो एक्सरसाइजेज आप करोगे या फिर जो वर्कआउट आप कर रहे हो, जैसे कि जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ज़रूरी नहीं है जिम ही जाओ आप, ठीक है, नॉर्मल जॉगिंग, वॉकिंग, होम एक्सरसाइजेज, ये सब क्या करते हैं, ये ग्रोथ स्टिम्युलेट करती हैं, मतलब ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ावा देती हैं, एंड कीप्स द इंडिविजुअल फिट, किसी भी इंडिविजुअल को हमेशा फिट रखते हैं। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ लंग्स, मतलब खाना जो आप खाते हो वो ईजिली पच जाता है, आपका कभी पेट वगैरह ख़राब नहीं रहेगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन मतलब ब्लड फ्लो बेहतर होगा, और लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब आप अगर भागोगे भी तो आप बहुत जल्दी थकोगे नहीं, ठीक है, आपका स्टैमिना इंप्रूव होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स एडोलसेंट्स टू कोप अप विद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ का छोटा मोटा स्ट्रेस है, अगर आप कोई भी गेम खेलते हो ना तो आप वो से भूल जाते हो उस बारे में। अगर आप फिज़िकल वर्कआउट करोगे तो आप उन चीज़ों के बारे में कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका होता है।
तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए हैं और ये इस वीडियो के बाद हमारा 8th का पूरा साइंस का सिलेबस कवर हो चुका है।